So good morning once again. Now this is our lecture number 4 of mechanical properties of solid. So today we will discuss about the brittle versus ductile. Let me remind you what we have discussed last time. We have discussed this stress strain diagram and some key points are there. A point is the linear point, O to A linear, then B limit of proportionality up to this point, Hooke's law will be valid, then C point comes out where your plastic reformation starts, then D point ultimate stress point, then finally fracture. We have seen these points in वीडियो एज वेल इफ़ दोज गाइज जिन्होंने आज ही मेरा लेक्चर सुनना स्टार्ट किया, सो लेक्चर नंबर 3 में आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसे फ्रैक्चर हो रहा है. एक वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, यूटीएम मशीन पे हमने वो टेस्ट किया है. ठीक है. देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज डिजाइन स्ट्रेस कंपोनेंट. डिजाइन करने के लिए डिजाइन स्ट्रेस कैसे काम आता है, इसमें स्लोप क्या है, सिग्मा और एप्सिलॉन के बीच में जो स्लोप आती है उसको हम आपका के बोलते हैं, यंग मॉडुलस भी बोलते हैं. ठीक है. Now then we have discussed about the further increased load, ultimate stress हो गया, then tensile stress, neck formation, then finally fracture. Then we have discussed something related to practical use of these stress strain curve. Then we have discussed about the this region. This is the plastic region and then elastic region. Now today we will discuss about the brittle and ductile material. What are brittle material and what are ductile material? If the ultimate stress and the fracture point, like in this way we can explain, if the ultimate stress point and the fracture point both are same, then you can say our material is brittle. If there is a difference between these two, D and E, as you can see in this picture, then your material will be ductile. So it is very difficult to understand in that way, so let me simplify this definition, or you can say the for proper understanding of the brittle and ductile. Let us draw a stress strain curve for both the material, and this is one is brittle. This is your brittle material and this is your ductile material. अगर आपको याद हो, आपने वीडियो में भी देखा था कि डक्टाइल मटेरियल जो हमने स्ट्रेच किया था, जिसमें हमने टेंसाइल टेस्ट किया था, उसके अंदर कप एंड कोन टाइप का एक शेप बना था. कप एंड कॉन किस टाइप का होता है, इस टाइप का कुछ शेप बना था जब वो ब्रेक हुआ था. इसको हम कप एंड कॉन टाइप फ्रैक्चर बोलते हैं. सो अगर इस टाइप का फ्रैक्चर होता है विच मीन्स योर मटेरियल इज डक्टाइल. आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं. बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है यहाँ पर, यह आपको एक इंडिकेशन देता है, टाइम देता है. फ्रैक्चर का एक तो इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपका मटेरियल टूटने वाला है, और एक टाइम भी देता है कि अब आपको अगर उसको बचाना है तो टाइम टू सेव मटेरियल, बिकॉज यू कैन विजुअलाइज कर सकते हैं आप इसका कप एंड कॉन स्ट्रक्चर से, इस वाली स्ट्रक्चर से. बट व्हाट विल हैपन इनसाइड दिस ब्रिटल मटेरियल. ब्रिटल मटेरियल अगर टूटेगा तो किस टाइप से दिखेगा आपको, इस टाइप से, ये ब्रेक होने के बाद. तो इस टाइप से आपका ये जो दिख रहा है आपको, इस टाइप के फ्रैक्चर को बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल. ये कोई इंडिकेशन नहीं देगा आपको कि यार मैं टूटने वाला हूँ, अब क्या होगा. एकदम से खट से सडनली टूट जाएगा. ये ग्रेजुअली जब आप लोड अप्लाई करते हैं धीरे धीरे कप एंड कॉन बनाता है, देन ये आपका टूटता है, और ये एकदम एक झटके से ही टूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. बट आप ये देख रहे हैं कि इसका इसी पे ही हम डिजाइन करते हैं. इसमें प्लास्टिक रीजन आपका ऑलमोस्ट जीरो सा ही है, आपका कोई रीजन है ही नहीं इसमें. यहाँ पर प्लास्टिक रीजन कुछ है नहीं, इधर से जीरो, और यहाँ पर जो आपका प्लास्टिक रीजन है वो बहुत सारा है, बहुत बड़ा प्लास्टिक रीजन है. ठीक है. सो दिस इज नोन एज डक्टाइल एंड दिस इज ब्रिटल. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सडन फ्रैक्चर, कप एंड कॉन फ्रैक्चर, अगर आप इसको विजुलाइज करना चाह रहे हैं तो इस टाइप से. अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टाइल की ज़्यादा है कंपेयर टू
ये मैंने वापस ये है मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टाइल की ज़्यादा है, कंप्रेसिव की कम है कंपेयर टू डक्टाइल। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ब्रिटल मटेरियल की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और इसकी कम है कंपेयर टू दिस वन। आपने देखा होगा कि जैसे इसके एग्जांपल क्या है, आपका कॉन्क्रीट है, ठीक है, आपके कॉम्पोजिट हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मटेरियल जो होते हैं वो आपके ब्रिटल होते हैं। अब आप अगर सोचो कि जो सपोज करिए आपका सीमेंट है, सीमेंट जो घर को बनाने में काम आता है, तो सीमेंट में आपका आपने उसके अगर बाहर भी देखा हो, सीमेंट के बाहर लिखा होता हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, सीमेंट के बाहर लिखा होता है ना हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। बेसिकली जो आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर दो टाइप की स्ट्रेंथ बहुत ही जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। दो टाइप की स्ट्रेंथ, एक तो है आपकी कॉम्प्रेसिव, बिल्डिंग में क्या होगा कॉम्प्रेसिव, देन दूसरा आएगा आपका टेंसाइल, ठीक है। थर्ड भी आता है आपका शियर स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है। बट ये दो तो आपके मेन पैरामीटर्स हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो मुझे मेरी बिल्डिंग के अंदर सीमेंट और कंक्रीट दे देता है, जो आप ईंट रोड़ी पत्थर उसके अंदर लगाते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन देता है मुझे, जो आप स्ट्रक्चरल बार लगाते हैं, स्टील जैसे आप उसके अंदर लगाते हैं, जिसको आप आयरन की रोड भी बोलते हैं, आयरन रोड जो होती है। सो आपने देखा होगा जो घरों के अंदर लेंटर जो डलता है उसके अंदर सीमेंट के साथ या कंक्रीट रोडी के साथ क्या डलता है, आयरन की रोड। सो आयरन की रोड क्या है, उसको टेंशन के मामले में एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और जो सीमेंट वगैरह ये सब जो लगा है आपका, ये उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो बोथ टाइप की स्ट्रेंथ उसको चाहिए। एक पॉइंट मैं भूल गया यहाँ पर, आपका जो डक्टाइल मटेरियल है वो शियर में भी थोड़ा कम रहता है, शेयरिंग उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं रहती डक्टाइल मटेरियल की, और टेंसाइल उसकी सबसे ज़्यादा रहती है। So these are the basic difference between brittle and ductile materials. So you need to remember through these graphs. ये ग्राफ आप याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि ये वाला जो मैंने एरिया बना दिया, ये क्या है मेरा, इसको बोलते हैं हम, वैसे तो आपने इसके एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी, आपने पढ़ा भी है, आगे स्ट्रेन एनर्जी भी पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये यहाँ पर जो है मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ टफनेस एरिया अंडर प्लास्टिक रीजन। सो दिस इज अवर टफनेस। फिर है मेरा एरिया अंडर इलास्टिक रीजन, एरिया अंडर इलास्टिक रीजन विल बी नोन एज हार्डनेस। इसको हम क्या बोल देंगे, हार्डनेस। सो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ कि जो प्लास्टिक रीजन के अंदर जो एरिया आएगा, यहाँ पर तो प्लास्टिक कुछ है ही नहीं, ब्रिटल मटेरियल के केस में सारा कुछ ये इलास्टिक रीजन में ही आता है। दैट्स वाई वी कैन से कि जो मेरे ब्रिटल मटेरियल है उनके वो टफ मटेरियल नहीं है, और जो मेरे डक्टाइल मटेरियल है वो टफ भी है और हार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो आएगी वो हार्डनेस होगी और यहाँ पर जो आएगा वो टफनेस होगा। वैल्यू फॉर ऑल द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, रबर कैन बी पुल्ड टू several times its original length and still return to its original shape. So क्या होगा रबर का, जो मेरा इलास्टिसिटी होगा that will be different from the metal. So रबर के अंदर क्या है, एक अच्छा इलास्टिक, आप उसको खींच तो सकते हैं बहुत दूर तक और वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में भी आ जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है रबर के साथ, रबर के अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो वो टेंसाइल टेस्ट उसके ऊपर आप कर नहीं सकते हैं। अगर आपने कर भी लिया तो आपको एक प्रॉपर ग्राफ नहीं मिलेगा रबर का। तो उसके अंदर क्या है कि आपका कुछ इस टाइप से ग्राफ, तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप ये देखेंगे कि आपने इसको खींच दिया, कितना ज़्यादा स्ट्रेन इसके अंदर आ रहा है, इस स्ट्रेस के पास ये स्ट्रेन आ रहा है, इस स्ट्रेस के पास ये स्ट्रेन आ रहा है। सो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आता है, दैट्स वाई रीड है, ठीक है। फिर आपका एक उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर दिया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ इलास्टिक टिश्यूज ऑफ अओर्टा, ठीक है ना, जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहता है। ये भी आप उसका ही एग्जांपल समझ लीजिए, उसमें भी आपका इस टाइप से ये ग्राफ चलता है कि स्ट्रेस, ये समझ लीजिए इलास्टोमर्स के अंदर भी यही टाइप का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है।
इलास्टिक रीजन तो बहुत सारा है इसके पास, बट ये हमारे किसी काम का नहीं, बिकॉज इट डजेंट ओबे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है ये, इट डजेंट ओबे हुक्स लॉ। यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड कोई प्लास्टिक रीजन भी नहीं है कि इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो यहाँ पे नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक reason. So these are very important points in terms of the competitive exams. They can ask by giving this picture, tell us for which material this stress strain diagram is valid. So then in that case you can say it is valid for elastomers. आपने स्ट्रेस एक बार और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेन करने के पर्पज से। दिस इज माई स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, एंड देन दिस इज हाउ इट इज। अब हम केवल इसी रीजन की बात करेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाली रीजन की। बी क्या है मेरा? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। सो बी में मेरा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड इट इज इक्वल्स टू के टाइम्स एप्सिलॉन, एंड दिस के इज नोन एज यंग modulus, you can say modulus of elasticity. And remember one thing, this is the characteristics. मैंने जैसे स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो, कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो कि इसकी फिजिकल कंडीशन डिफाइन करेगी, ठीक है ना, जो कि इसकी स्ट्रेंथ बता रही है कि ये कहां पर यूज होगा कहां पर नहीं होगा। सो इट इज ए प्रॉपर्टी, जो किसी की कैरेक्टरिस्टिक बताए वो क्या होता है मेरा? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती, इट मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो वेरिएबल कैसे हो सकता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? सपोज करिए आपका टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर वेरी कर रहा है, एंड योर यंग मॉडुलस इज related to the normal stress F force. इससे आपको ये डायग्राम मिला, ठीक है। देन आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस कैसा है आपका? टेंसाइल, या तो टेंसाइल है या कॉम्प्रेसिव है। दिस इज योर सिग्मा। कैसा है यहाँ पर जब आप यंग मॉडुलस निकाल रहे हैं? टेंसाइल है या कॉम्प्रेसिव है। और आप इसको क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल। और स्ट्रेन कैसा है आपका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं लेटरल। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉट स्ट्रेस, व्हेन यू आर अप्लाइंग नॉर्मल फोर्स देन stress generated, then longitudinal strain generated, and stress is directly proportional to longitudinal strain. If you will remove proportionality sign, then you have to put young modulus, and young modulus is also known as modulus of elasticity, ठीक है। and it is a characteristic of the material, or you can say the property of the material. It will not change, it may be constant or variable. So this is the modulus of elasticity. इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आपका ये, इसको हम y लिख रहे हैं आपके इसमें एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल डिफाइन यंग मॉडुलस बाय दिस गामा, कैपिटल गामा। दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आपका सिग्मा क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, एंड चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो जाएगा आपका एफ अपॉन में डेल्टा एल। दिस इज योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये बन गया है। गामा इक्वल्स टू एफ इंटू में एल अपॉन में एरिया इंटू में डेल्टा एल। एंड यू नो, सिंस स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी,
द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज द सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस, सो विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसी क्वांटिटी आपकी यूनिटलेस है और इसके क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर एनसीईआरटी देखें अपनी तो उसके अंदर क्या है कंपैरिजन दिया हुआ है डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यील्ड स्ट्रेंथ। सो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो लेट अस डिस्कस इलास्टिसिटी। आपने यहाँ एल्युमिनियम का देखें, देन फिर कॉपर का है, स्टील का आप देखेंगे तो कि आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, तो मेटल्स के अंदर आई थिंक सबसे ज़्यादा स्टील का ही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मुझे जो लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, वो ये वाली है, दिस इज योर यील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हमने सिग्मा वाई से डिनोट किया हुआ है। ये कहाँ पर आती है आपकी, जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखा था। ये जो पॉइंट है आपका ये वाला बी पॉइंट एज पर एनसीईआरटी, दिस इज योर सिग्मा वाई एंड बेसिस दिस एंड दिस वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हैं, इन दोनों के बेसिस पे आप अपना मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। मटेरियल सिलेक्शन किसके बेसिस पे होता है, सपोज करिए आप बाजार में गए तो आपको मटेरियल खरीदना है, तो आप उससे क्या पूछेंगे या स्पेसिफिकेशन वो क्या देगा आपको, एक तो दे देगा गामा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा देगा सिग्मा वाई। गामा मुझे बताएगा इसका कि मैं इसकी वैल्यू कितनी है और ये कितना इलास्टिक है मेरा मटेरियल, और ये सिग्मा मेरे को बताएगा कि ये कब ब्रेक होगा जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ रहा हूँ। अब आपको ये तो पता लग गया, बट इसका कोई टेस्ट नहीं आप कर सकते कि मैं चेक कर लूँ कि यार ये मेरी एप्लीकेशन में ठीक रहेगा कि नहीं। चेक आपका इसी से ही होगा जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वाला टेस्ट करेंगे, जिसको कि हम टेंसाइल टेस्ट बोलते हैं। टेंसाइल टेस्ट जो आपने वीडियो में भी देखा था लेक्चर नंबर 3 में, टेंसाइल टेस्ट। जब आप टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो आपको एक सिग्मा मिलता है और स्ट्रेन मिलता है। तो जब ये सिग्मा आपको दिखता है कि यार मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से, एप्लीकेशन का कहने का क्या मतलब है कि सपोज करिए मेरा एप्लीकेशन कहता है F इक्वल टू 10 किलो न्यूटन लोड में अप्लाई कर सकता हूँ, तो 10 किलो न्यूटन लोड के साथ मैं एक टेंसाइल टेस्ट करूंगा और उसकी सिग्मा वाई देखूंगा। ठीक है, तो सिग्मा वाई अगर इस मटेरियल का कहता है कि 250 है, अगर मैंने जो टेस्ट किया वो 250 से कम रहता है, ठीक है, ये मेरा हुआ सिग्मा वाई जो कि मैंने टेस्ट किया, ये दिया मेरे को सप्लायर ने जो इसका खरीदता बेचता है। तो अगर ये इससे कम रहा तो मैं कहूँगा कि वो सेफ है। अब कितना वो सेफ है, एक बार इस पर ध्यान दे लेते हैं कि कितना वो मटेरियल मेरा सेफ है, उसको हम बोल देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सपोज करिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा मेरा, सो जब हम इसका देखेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा वाई, दोनों सिग्मा वाई है। ये जो मुझे सप्लायर ने दिया है, जो मुझे मटेरियल बोल के उसने दिया है कि भाई मैंने बोला कि मुझे स्टील दे दो, तो स्टील के उसने बोला कि यार आपके स्टील का जो है वो कितना है 250 है, इसने बोला ये 250 है। और जब मैंने अपने उसी मटेरियल का एक टेंसाइल टेस्ट किया, तो टेंसाइल टेस्ट से मेरे को एक सिग्मा वाई आया, सपोज करिए वो आ गया आपका 150। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा यहाँ पर 250 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, सो इट विल कम्स आउट टू बी अराउंड 1.66। दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समटाइम्स क्या होगा कि आपका जो सप्लायर है वो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे सकता है कि यार ये इतना होगा। अब जब आप इस मटेरियल को बेचने जा रहे हैं, जिसने भी ये बनाया है और उसने कहा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना आ रहा है, तो जो इसको यूज़ करने जाएगा उसको ये पता होना चाहिए, तभी वो उसको यूज़ कर पाएगा, उसके पास क्या मार्जिन है इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। उसमें बोल रहा है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए थिन स्टील वायर, एक स्टील की जो वायर है, एक स्टील वायर है जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है 0.1%। सो ये जो 0.1% ये बोल रहा है, दिस इज योर स्ट्रेन एंड यू कैन राइट डेल्टा L बाई एल इक्वल्स टू 0.1%। और इसको अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो कितनी हो जाएगी 0.001 इक्वल्स टू 10 की पावर -3। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेन। एरिया आपको उसने बता दिया, स्ट्रेन आपको उसने बता दिया, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो ये आपका फॉर्मूला है FLA डेल्टा L। ठीक है, सो इस फॉर्मूले में आपका क्या क्या चीज़ें आपकी नोन है, आपको ये पता है, आपको ये पता है, ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ठीक है, जो कि अभी आपने देखी थी, कितनी थी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में आपकी कितनी थी 200 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ से आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, आप एफ निकालेंगे। एफ जो आपका निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2000 न्यूटन। ठीक है। सो इसका कहने का क्या मतलब है कि यू हैव टू रिक्वायर 2000 न्यूटन फोर्स टू इंक्रीज द लेंथ, दिस लेंथ, टू इंक्रीज दिस मच ऑफ परसेंटेज ऑफ लेंथ। और ये लिए कैलकुलेट करें। सपोज करिए मैं कहता हूँ कि यही सेम चीज़ आप एल्युमिनियम के लिए कैलकुलेट करें, तो ये क्या है आपका 70। ठीक है। और अगर इसका हो जाएगा आपका सीधा सीधा 70 न्यूटन। तो इस हिसाब से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। 700 न्यूटन, दिस इज़ फॉर स्टील एंड दिस इज़ फॉर एल्यूमिनियम। तो ऐसे ही नहीं, हम जो हेवी ड्यूटी जो मेरी वो हैं, क्या नाम है, आपने देखा होगा क्रेन है, क्रेन के अंदर जो होती हैं जो कि आपके रॉ मटेरियल को, वो ज़्यादातर आपकी स्टील की ही बनी होती है, बिकॉज इट्स यंग मॉडुलस इज़ वेरी वेरी हाई कंपेयर टू दी अदर मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम और वुड ले लीजिए या कॉन्क्रीट ले लीजिए, इन सब के क्या मॉडुलस बहुत ही स्मॉल है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्टील इन दी हेवी ड्यूटी वर्क्स।